Hey, good morning friends. This is Bhuvnesh Bharat and welcome back to my YouTube channel Political Science Net Achievers. फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे, क्योंकि हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जून 2022 के नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमिटीज़ की। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर इस पे ऑलरेडी इसी टॉपिक पे दिए हैं, वो पार्ट 2 है और ये आज पार्ट 3 है और आज हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिफरेंट कमिटीज़ थी, तो उनमें सबसे पहले नेहरू ने जो है 4 कमिटीज़ की अध्यक्षता की है इसमें। ठीक है, आप ये याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स कि नेहरू के पास जो है यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट कमेटी और कमेटी ऑन एग्जामिन ड्राफ्ट। यूँ सोचिए कि जो यूनियन से संबंधित जो कमेटी थी, केंद्र से संबंधित जो कमेटी थी, उसका अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे। उसके बाद सरदार पटेल की तो जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, देखिए प्रोविंशियल सेकंड आपकी जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है आपकी यूनियन समझिए आप। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है प्रोविंशियल, जैसे आज के टाइम में हमारे पास केंद्र और उसके बाद राज्य। ठीक है, तो सरदार पटेल के पास जो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसकी अध्यक्षता थी। दूसरा, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों पे एक निर्देशन समिति बनाई गई थी, माइनॉरिटीज़ के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में और ऑल द एक्सक्लूडेड एरियाज़। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो भी एडवाइजरी कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने, संविधान सभा के प्रेसिडेंट भी थे, अध्यक्ष थे, तो उनके पास भी कुछ एक कमिटीज़ थी, जैसे स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी एंड एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ें बार बार रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका ऐसे कोई निमोनिक नहीं है कोई इन चीज़ों को याद करने का कि हाँ लेकिन हम इनको नेम वाइज हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि नेहरू के पास क्या क्या कमिटीज़ रही, पटेल के पास क्या क्या कमिटीज़ रही और राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन सी कमिटीज़ रही हैं। कुछ और कमिटीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी, दैट वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने 29 अगस्त, जैसे देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और ठीक उसके 14 दिन बाद मतलब 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनाई जाती है, ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाती है, जिसके 7 मेंबर होते हैं। अब इसके चेयरपर्सन कौन थे? BR अम्बेडकर, जैसा मैंने बताया, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड ही वॉज द BR अम्बेडकर। तो आप इसको याद रखिए। और कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन सा मेंबर नहीं था या कौन सा था। तो इसके जो अन्य मेंबर थे, जैसे इसमें 7 मेंबर हैं, अन्य इसमें कौन कौन से? N गोपालास्वामी अयंगर, ये नाम थोड़े याद रखने थोड़े मुश्किल है, लेकिन बार बार आप इसको मतलब आप नोट करके रखिए और आपको बार बार आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। तो N गोपाल स्वामी अयंगर, एक तो नाम इनके काफ़ी। दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, ये उसी तरह का है, कोई शायद ये साउथ का बंदा था। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सईद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव जिनको बाद में इल हेल्थ के कारण, मतलब उनकी ख़राब तबीयत के कारण बाद में उनकी जगह BL मित्तर ने ले ली थी, और TT कृष्णमाचारी, इनकी जगह इनकी डेथ हो गई थी और इनकी जगह DP खेतान ने ली थी। तो इस तरह से ये इसके मेंबर्स अदर से। अब देखिए, पहला जो ड्राफ्ट था फ़ैब 1948 में संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी ने पेश किया। फर्स्ट ड्राफ्ट 8 महीने का टाइम दिया गया। 8 महीने के अंदर जो है इस पर काफ़ी चर्चा हुई, इस पर क्या सुधार किया जा सकता है, क्या इसमें विचार है, क्या सुझाव हैं, क्या क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो 8 महीने के अंदर अंदर ये सब करना था और अक्टूबर 1948 में सेकंड ड्राफ्ट भी पेश कर दिया जाता है। इस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस तरह से काम किया है। अब फाइनली हम बात करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड ड्राफ्ट के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट जो है पेश किया गया था, वो 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को ये ड्राफ्ट पेश किया गया, जिस पे 5 दिन की एक डिस्कशन हुई। मतलब 5 से लेकर 9 नवंबर तक की फ़र्स्ट रीडिंग हुई इस ड्राफ्ट की, और सेकंड रीडिंग जो है वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक सेकंड रीडिंग इसकी होती है, जिसमें क्या होता है नियर अबाउट 7653, ठीक है, 7653 अमेंडमेंट जो प्रपोज्ड किए जाते हैं, जिसमें 2473 अमेंडमेंट्स को ही इसमें डिस्कस किया जाता है। फाइनली क्या होता है,
थर्ड रीडिंग जो कि 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट होती है, ठीक है। इस थर्ड रीडिंग के साथ साथ एक मोशन लाया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा एक प्रस्ताव भी लाया जाता है जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन अ सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड। इस तरह का एक प्रस्ताव लाया गया जिस प्रस्ताव को जो 26 नवंबर 1949 को जो है पारित माना गया, ठीक है। और उस दिन 284 जो भी 299 जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स बचे थे उनमें से सिर्फ 284 मेंबर्स जो उपस्थित थे उन्होंने सिग्नेचर किए, अध्यक्ष ने साइन किए। फाइनली इसको 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। इस तरह से हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, जिसमें क्या था 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थी, ठीक है। 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स इसमें थी। और बी आर अम्बेडकर इनको जो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया, जो कि उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया और इनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया। जैसे कि हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1930 को। अब इसका एक विशेष कारण था। देखिए 26 जनवरी 1930 को संविधान क्यों लागू हुआ? क्योंकि 1929 के एक कांग्रेस के लाहौर सेशन में वहाँ पर एक रेजोल्यूशन लिया गया कांग्रेस के द्वारा, जिसे पूर्ण स्वराज्य दिवस, जिसे मतलब पूर्ण स्वराज्य का एक रेजोल्यूशन लिया गया कि हम आगे जो 26 जनवरी 1930 से लेकर आगे हम एक पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे। हर साल 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाता था, ठीक है। तो इसी रेजोल्यूशन और इसी हिस्टोरिकल डेट के चलते हुए उन्होंने क्या किया कि संविधान को भी इसी डेट को लागू करना ज़रूरी समझा, ताकि इस डेट की अपनी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बनी रहे, ठीक है। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान जो है लागू किया गया और उसी दिन जो है हमारा देश जो है रिपब्लिक गणतंत्र माना गया और रिपब्लिक डे के तौर पर इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रोविजंस जो है लागू भी किए गए थे, जिसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड इलेक्शन प्रोविजन से रिलेटेड और पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो है इनैक्ट कहीं ना कहीं किया गया था। अब और कुछ जो छोटे मोटे टाइटल्स जो इन नीचे दिए हुए आर्टिकल्स में थे उनको भी 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था, जिसमें से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। इसको आप सीक्वेंस में ही कुछ याद करने का कोई तरीका अपना लेना, क्योंकि हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन हमारी जनरल अवेयरनेस के लिए ये ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान सिर्फ बना था तो उस दिन कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस है जिनको जो है अप्लाई कर दिया गया था, लेकिन पूर्णतः जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था, ठीक है। यस तो फ्रेंड्स देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में आगे बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इसमें इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया है कहीं ना कहीं कि इसको कभी समटाइम इसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं माना गया। ये भी कहा गया कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग बॉडी थी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगा दिए कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाने में। अपने आप में एक सॉवरेन बॉडी भी नहीं माना गया, क्योंकि देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो एक सॉवरेन बॉडी बनाया गया कि वो जो है किसी भी प्रकार से अपना संविधान तैयार कर सकती है, लेकिन इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया गया समवेयर कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी। दूसरा कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है कांग्रेस डोमिनेटेड माना गया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग जो थे वो कांग्रेस के लोग थे। नेक्स्ट इसमें कहीं ना कहीं इसको लॉयर और पॉलिटिशियन से डोमिनेटेड संस्था माना, क्योंकि इसमें जो भी जितने भी मेंबर्स हैं सारे पॉलिटिशियन से या सारे लॉयर्स ही थे, ठीक है। तो कुछ और चीज़ इसमें है, जैसे इसके क्रिटिसिज्म में ये बात कही थी कि बॉडी ऑफ हिंदू, ठीक है। लॉर्ड विंसकाउंट साइमन ने कहा था कि इट्स अ बॉडी ऑफ हिंदू। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में सम टाइम ऐसा पूछा जाता है, इवन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बॉडी ऑफ हिंदू किसने कहा है? तो लॉर्ड विंसकाउंट साइमन ने बॉडी ऑफ हिंदू कहा है। आप यूज़ की लॉर्ड विंसकाउंट साइमन की जो बॉडी है वो हिंदू की बॉडी है, ठीक है। तो ये एक निमोनिक्स के तौर पे मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है, ये कोई विदेशी ही या कोई फॉरेनर्स हैं ये। तो लॉर्ड विंसकाउंट साइमन ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो बॉडी ऑफ हिंदू कहा है। दूसरी बात यह है कि इट रिप्रेजेंट ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ के थे? कांग्रेस के ही लोग थे, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सिर्फ और सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करती है, और वो मेजर कम्युनिटी कौन सी थी? कांग्रेस, ठीक है। आगे संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेसी संविधान सभा, तो ये ऑस्टिन ने ये महत्वपूर्ण बात कही थी कि मैक्सिमम जो है संविधान सभा में मेंबर्स किसके हैं? कांग्रेस के। तो कांग्रेसी संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है, तो ऑस्टिन ने ये कहा था।
आगे हम देखते हैं कि ये जैसे समाजवादी, साम्यवादी और हिंदू महासभा, ये उन पार्टीज़ के मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे जिन पार्टीज़ का कोई भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं था। हालांकि जैसे समाजवादी पार्टी को भी ये बोला भी गया था कांग्रेस के द्वारा कि आप भी अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया था। और साम्यवादी पार्टी और मार्क्सिस्ट पार्टी, तो इन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। तो ये 3 मेजर पार्टीज़ हैं, साम्यवादी, समाजवादी और हिंदू महासभा, जिनका कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे नहीं था। बाकी एज डोमिनेटेड लेजिस्लेचर, जब ये देखिए 17 नवंबर 1947 को एज डोमिनियन, नॉट डोमिनेटेड सॉरी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली बार जो संविधान सभा को कब इसका, क्योंकि देखिए संविधान सभा के 2 काम हो चुके थे, कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करना और संविधान का निर्माण करना। तो जब ऑर्डिनरी एक्ट्स को जब ये उसके बारे में बात करते थे या उसके ऊपर जब मीटिंग्स होती थी कानून के बारे में, ठीक है, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक डोमिनियन, एक लेजिस्लेचर का काम करती थी, ठीक है। तो पहली बार ये कब मिली थी एज ए डोमिनियन लेजिस्लेचर? 17 नवंबर 1947 को। और जिसका जो जीवी मावलंकर को जो पहला इसका स्पीकर भी बनाया गया था, ठीक है। तो जब ये डोमिनियन लेजिस्लेचर के फॉर्म में मिलती थी तो जीवी मावलंकर इसको प्रेसिडाइज करते थे। जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फॉर्म में संविधान बनाने के लिए जब मिलती थी, मीटिंग इसकी होती थी, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसको प्रेसिडाइज किया जाता था, क्योंकि वो इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें सारी देखने को मिलती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। ये सारा लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम के पर्पस से। आप इसको बार बार देखिए, आपको सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी, याद होंगी, टिप पे याद। ये सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, देखिए फैक्ट्स हैं सारे, आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जितना आप इसको देखेंगे उतना आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप उसकी अपडेशन, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।